चाहते हैं then you are at the right place. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe the channel and share among all the हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके, इंक्रीज हो सके। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज का एडिटोरियल है, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है और जिसको लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं इस एडिटोरियल में। राइट, सो वील हैव टू लुक एट दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स इज ही सजेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट how we can write some questions or at least one question's answer out of this particular editorial. ठीक है, तो it is going to be a mix of English and Hindi so that Hindi medium aspirants could listen things into English and could enhance their understanding power. Right, so India needs a new economic policy. So needs means ज़रूरत है। So India, इनके हिसाब से इंडिया को ज़रूरत है एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। अब मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक मिनट में बता देता हूँ कि क्या क्या ये बता रहे हैं। सो ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, सो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, वो जो है यहाँ पे आप देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को ये बोलते हैं कि 1950 से लेकर के 1980s तक जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में थी उसमें जो भी ग्रोथ हुई है उसको हम बोलते हैं 1950 टू 1980 के बीच में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और वो ऑलमोस्ट 3.5% टू 4% ही रही है। तो इसको बहुत ही लोअर रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ये क्या पे लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ये बोलते हैं कि बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, जिसने इंडिया को ओपन अप किया था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फॉर द वर्ल्ड। राइट, तो उससे जितना भी पहले की ग्रोथ है, तो बेसिकली 1950 से लेकर के 80 तक इन जनरल। राइट, और ये जो टर्म है इसको किसने यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? राजकृष्णा ने। राइट, तो अब उसी के बेसिस पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को जो हम रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये एक आता है क्वेश्चन निकल के कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इंडियन इकोनॉमी। राइट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इंडियन इकोनॉमी बिफोर और आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, आज की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और हमें किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपको पता चलेगा इसमें। तो ये एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि आपकी माइंडसेट को ये थोड़ा सा ओपन अप करेगा। जितना कि आप इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ते हैं उससे थोड़ा आपको ब्रॉडर आइडिया देगा। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सजेस्टेड बाय मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है, और ये नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आपको इस एडिटोरियल को रीड करने के बाद आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि ही इज़ वेरी वेरी एंग्री। और क्यों एंग्री है उसका इन्होंने कुछ डेटा दिया है और कुछ सजेशंस दिए हैं। तो वो डेटा क्या है? द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो ऑफिस है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी, संख्या से रिलेटेड, जो भी मतलब समथिंग रिलेटेड टू द नंबर। सो द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिलीज द 2022-23 जीडीपी फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट फिगर्स। तो उसने जो है क्या रिलीज किया है? 2022-23 का जीडीपी फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट के फिगर्स को रिलीज किया है। मेजर्ड अगेंस्ट फोर्थ क्वार्टर फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, the data give a gloomier picture than what the media publications of the Press Information Bureau present. तो ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो आप रीड करते हैं वेबसाइट पे, पीआईबी। राइट, तो उन्होंने क्या बताया कि इसको मेजर किया गया किसके अगेंस्ट में? पिछले साल के। जैसे ये इन्होंने दिया है 2022-2023 का दिया है, तो इसे इन्होंने 2021 टू 2022 के जो उसके एग्जैक्टली बराबर का जो भी फोर्थ क्वार्टर था उससे इन्होंने कंपेयर किया है जीडीपी ग्रोथ रेट के डेटा को। राइट, सो सिंपल सी मीनिंग ये है। अब वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही ग्लूमियर पिक्चर देता है, बहुत ही अनक्लियर सी पिक्चर देता है, जैसा कि मीडिया में बताया जाता है कि बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है। तो देखिए ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया, बहुत गुस्से में है ये। ठीक है, अब क्या है? अकॉर्डिंग टू एनएसओ डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डेटा के अनुसार, इन द फर्स्ट कोविड-19 पैंडेमिक क्वार्टर ऑफ 2020-2021, दैट इज अप्रैल 1 टू जून 30। तो देखिए किसी भी ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और जून 30 तक इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इन्होंने बताया कि जब कोविड-19 पैंडेमिक जब हुआ 2020 और 21 में, तो उसका जो पहला क्वार्टर था, ठीक है, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट वाज -23.8%। राइट, तो जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त कितनी थी? -23.8%, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। आप देखिए, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू जीडीपी ऑफ द सेम पीरियड इन 2019। देखिए 2019 और 20 में जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो जब कोरोना आया, ठीक है ना, उस वक्त का, तो उस वक्त कितनी हो गई? 2020 उस वक्त हो गई है 23.8%, -23.8%। राइट, सो एक
एक आइडिया लेने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, राइट। नाउ 3 कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द एनएसओ डेटा। तो जो ये एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डेटा रिलीज किया है उसके हिसाब से देयर आर 3 कंक्लूजन्स, मतलब 3 उसके आप मान सकते हैं परिणाम जो है निकल के आए हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, राइट। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? 2014-15 आर इंपॉर्टेंट फॉर अ रियलिटी चेक। तो ये 2014-15 से लेकर के आज तक का बता रहे हैं। तो क्या है उसमें? नंबर 1 क्या है, फर्स्ट क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी सिंस 2015-16 हैड बीन डिक्लाइनिंग एनुअली। तो ये बता रहे हैं कि 2015-16 से लेकर के आज तक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो नीचे ही गिरती जा रही है, नीचे ही गिरती जा रही है, ठीक है ना, हर साल साल दर साल, ओके। Has fallen in the fourth quarter to what it was earlier and sneeringly referred to by economists as the Hindu rate of growth, that is 3.5% rate ऑफ द जीडीपी। तो क्या बता रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा नीचे गिर रही है 2015-16 से लेकर के, जो जीडीपी ग्रोथ है वो हर साल इतनी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। और जो फोर्थ क्वार्टर है अभी जिसका डेटा रिलीज किया गया 2023-2020 का, राइट, उसमें जो ये डेटा रिलीज किया गया है ये याद है, मतलब स्नीरिंगली, मतलब बहुत ही खिल्ली उड़ाते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब जो कि 3.5% ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी है। मतलब इतनी नीचे चली गई कि ये 1950 से लेकर 1980s के बीच में जो ग्रोथ रेट हुआ करती थी वो ग्रोथ रेट है। ऑलराइट, सेकंड क्या है, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट सिंस 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वाइडली पब्लिसाइज्ड विकास। जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन रियलिटी अचीव द सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ। तो उन्होंने बोला कि वाकई में असलियत में अगर मोदी जी ने कुछ अचीव किया है तो वो क्या है, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो जैसे ही आपके दिमाग में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आए तो ये 3-4 टर्म आपके माइंड में आना चाहिए। 1950 से लेकर 1980 तक जो भी ग्रोथ रेट हुई उसको हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। और वो कैसे थी, 3.5% से 4% के बीच में थी, मतलब बहुत ही लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी। तो ये देखिए, ये भी टर्म है, लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। और ये जो सबसे पहले टर्म को यूज किया था उन्होंने राजकृष्णन ने यूज किया था। बिफोर एलपीजी रिफॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं कि 1991 से पहले, मीन्स जब भी 1950 से लेकर इन जनरल टिल 1991, जब तक हमने ओपन नहीं किया अपनी इकोनॉमी को, लिबरलाइज नहीं किया, तब तक की जो भी ग्रोथ रेट थी उसको हम एक टर्म में यूज करते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और भी हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे वो सारे के सारे फेल हुए, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ था वो 4% था, बहुत लोअर था, राइट। तो यहाँ पर जो ये बता रहे स्वामी जी, जो मतलब इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो जो उन्होंने विकास को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया है, ठीक है ना, वो असलियत में उन्होंने क्या अचीव किया है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब यही चारों चीज़ें उन्होंने अचीव की है, बहुत ही लोअर रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली ही हैज़ अचीव्ड, राइट। और उसको जो है क्या बोलते हैं कि जो कि 1950 टू 77 के बीच में जो कि सोशलिज्म मतलब पीरियड बोला जाता है, उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट हुआ करती थी उसी ग्रोथ रेट को नरेंद्र मोदी जी ने अचीव किया है इन रियलिटी, राइट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द टेन्योर्स ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह जीडीपी ग्रोथ रेट रोज मतलब इंक्रीज हुई, बढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बढ़ी बिटवीन 6% टू 8%। देखिए पहले 4% हुआ करती थी, 3.5% टू 4% हुआ करती थी बिफोर 1991, राइट। उसके बाद जब से पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पहली बार बढ़ी, और वो कितने से कितने के बीच में थी, 6% टू 8% के बीच में थी। लगभग 15 ईयर्स तक ऐसा होता रहा। और वो 15 ईयर्स कौन कौन से थे, पहला जो 15 ईयर्स का पार्ट है वो 1991 से 1996 के बीच में, और दूसरा 2004 से 2014 के बीच में था, जब एनडीए की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो विद द यूजुअल साइक्लिक्स अप डाउन, उसमें कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता था, बट ये उन्होंने मेंटेन किया 6 to 8% ग्रोथ रेट, राइट। तो एक्चुअल अचीवमेंट ये थी कि हाँ, इनके पीरियड में एक्चुअल में ग्रोथ रेट हाई हुई जीडीपी की, राइट। अब क्या बताएं, दैट इज इट टुक नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने समझा, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड एंड रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने समझा और जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का उसमें रिफॉर्म लेकर के आए, टू रिड्यूस स्टेट पार्टिसिपेशन। तो जिसमें क्या हुआ कि सरकार अब ज्यादा नियंत्रण नहीं रखेगी इकोनॉमिक सिस्टम्स पे, ठीक है ना। जैसे जो लाइसेंस राज था, कोटा राज था, परमिट राज था, उन सब चीजों को हटाने की कोशिश मतलब जो है स्टार्ट हुई यहाँ से। तो स्टेट पार्टिसिपेशन मतलब सरकार का जो कंट्रोल है वो अब बिजनेसेस पे कम होगा, राइट। एंड इंक्रीज इंसेंटिव्स फॉर द कैपिटल, मतलब जो भी मतलब बिजनेसेस हैं उनको जो है और ज्यादा इंसेंटिवाइज किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, राइट। और
और लेबर प्रोवाइडर्स को बेसिकली और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया, जिसकी वजह से थस अचीविंग अ हायर एंड फास्टर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने फास्टर और हायर ग्रोथ रेट को अचीव किया, राइट। सो व्हाट इज अलार्मिंग टुडे, अब ये बता रहे हैं कि ये जो तीन चीज़ें तो इन्होंने बता दी, अब ये बता रहे हैं कि आज के टाइम में क्या दिक्कत है। सो व्हाट इज अलार्मिंग टुडे इज द सीरियस एंड कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन जीडीपी ग्रोथ रेट्स विच बिगैन इन 2016। तो वही नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा ये गुस्सा है, सीधे उनके ऊपर ही अटैक ये कर रहे हैं। बट दीज काइंड ऑफ फिगर्स में बी ट्रू ऑल्सो, राइट, बिकॉज he is suggesting from the data that has been released by the NSO. So क्या है कि what is alarming, मतलब आज खतरे की बात क्या है, मतलब आज किस चीज़ से चिंता ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा गंभीर बात क्या है कि लगातार कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द जीडीपी ग्रोथ, मतलब लगातार जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन होता चला जा रहा है, जो कि शुरू हुआ है, बिगैन मतलब शुरू हुआ, पास्ट टेंस है ना, तो बिगैन मतलब शुरू हुआ 2016 में, एंड डिक्लाइन कंटिन्यूज इवन नाउ, और आज तक ये डिक्लाइन चलता ही जा रहा है, और आज तक ये घटोत्तरी चलती ही जा रही है, राइट। सो द मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू स्ट्रक्चर द इकोनॉमिक पॉलिसी कोहेरेंटली and which has prevailed during the period 2014 to 23। अब जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए हैं, तब से आज तक 2023 में ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रक्चर करने में नरेंद्र मोदी जी कोहेरेंटली फेल्ड हुए हैं, ठीक है ना। और वही जो इकोनॉमिक सिस्टम जो ये चला रहे हैं 2014 से लेकर 2023 तक, तो उसमें इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर नहीं कर पाए इकोनॉमी को, सही तरीके से ये जो है संरचनात्मक मतलब तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन कंसिस्टेंटली इन डिक्लाइन सिंस 2016। 2016 से लगातार जीडीपी ग्रोथ में जो है हमको गिरावट देखने को मिल रही है। देयर आर ऑल्सो द ब्रेजन अनाउंसमेंट ऑफ रोजी प्रेडिक्शंस बीइंग पब्लिश्ड एनुअली इन द मीडिया विद आउटरेजियस क्लेम्स मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सच एज $5 ट्रिलियन जीडीपी बाय 2014 अनाउंस इन 2019। तो इन्होंने कहना है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही रोजी प्रोडिक्शन की, बहुत यहाँ बहुत ही अच्छे फॉर्च्यून्स, बहुत अच्छे दिन मतलब टाइप की चीज़ें आएंगी, और हम जो है क्या बोलेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक हम जो है बन जाएंगे 2024 तक, जिसको इन्होंने 2019 में अनाउंस किया था, ठीक है। अब ये बोलें कि अगर ऐसा होता है, अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ठीक है, बाय 2024, तो इनका मतलब क्या है, इंप्लाइंग एन एनुअल डबलिंग ऑफ जीडीपी इन 5 ईयर्स। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको हर साल मतलब इनको डबल करना पड़ेगा, जितनी भी जीडीपी ग्रोथ अभी चल रही है, तो उसको उसको मतलब जो है अच्छे तरीके से जस्ट डबल करना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अब 15% एनुअल रेट ग्रोथ ऑफ द जीडीपी वुड बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2025 तक या 2024 तक, तो आपको 15% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी चाहिए हर साल। सो इट सीम्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो यही बता रहे हैं कि ब्रेजन मतलब बिना कुछ सोचे समझे कोई भी अनाउंसमेंट कर देना, मतलब ब्रेजन अनाउंसमेंट, बिना कुछ सोचे समझे, ना कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर है, ना कुछ आपका प्लान है सही, बस आपने ऐसे ही बोल दिया। और फिर वो मीडिया वाले में तो आपको पता ही है कैसे लेके उड़ते हैं बातों को। सो नो पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग हैज बीन प्रेजेंटेड, मतलब कोई भी पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग इन्होंने कोई भी मतलब पॉलिसी कैसे होगी, क्या विजन होगा, क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज हम बना रहे हैं, है ना, और कैसे गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, क्या डिग्री मतलब क्या डी रेगुलेशंस करेंगे, ठीक है ना, हम कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे बिजनेसेस को, कैपिटल को, मार्केट, क्या अगर कोई ऐसा मतलब कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं, कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर सामने रखा नहीं। तो अब ये बता रहे हैं कि अब क्या करना क्या चाहिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। तो ऑथर इज सजेस्टिंग, और बहुत ही गुस्सा है, अभी देखिएगा आप कितने गुस्सा हैं ये, कि ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से लड़ने को तैयार हैं कि मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और मतलब आप मेरे से डिबेट कर सकते हो, मैं आपको हरा दूंगा ऐसे करके। तो अब क्या बताएं स्टेप्स टू बी टेकन, कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए। सो स्ट्रक्चरिंग, सो बाय स्ट्रक्चरिंग, तो स्ट्रक्चरिंग का मतलब इन्होंने बताया कि क्या है, कि दिस राइटर मीन्स, मतलब जो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं ये बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है इकोनॉमी में, जैसे स्ट्रक्चरिंग वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब क्या होता है एक इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। सो अ क्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विल बी, इन्होंने बताया कि पूरी तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन, मतलब जमीन पे उतारा जाना चाहिए ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विल बी, कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब क्या गोल्स हमारे क्या होंगे, उसको क्लियरली डिफाइन करिए पहले तो। एंड प्रायोरिटाइज दैट शुड बी असाइंड टू वेरियस ऑब्जेक्टिव, और जो भी आप गोल बनाए उसमें से भी आप प्रायोरिटी सेट करें कि पहले कौन सा हमें जो है बॉक्स टिक करना है, पहले कौन सी चीज को फॉलो करना है, राइट, ये बताया। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरिंग का मीनिंग ये होता है, तो आप इसको याद कर लो, ये बहुत ही सही डिफिनेशन बताई इन्होंने, ठीक है। देयर आफ्टर देयर ऑट टू बी अ स्ट्रेटजी ऑन व्हाट शुड बी इंसेंटिवाइज, और इन्होंने बताया कि हाँ इसके बाद ये एक क्लियर स्ट्रेटजी, ऑट टू बी मतलब एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट, एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए ऑन व्हाट शुड बी इंसेंटिवाइज, की कौन सी चीजों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट शुड बी डिलीटेड और डिसकंटिन्यू, और कौन सी चीजों को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे क्या बता रहे हैं, इन टुडेज डार्क इकोनॉमिक कंडीशन, आज की जो ये बहुत ही डार्क इकोनॉमिक जो कंडीशन है, बहुत ही खराब जो इकोनॉमिक स्थिति है देश की, इट इज असेंशियल, ऐसा अनिवार्य है, जरूरी है कि दैट पर्सनल इनकम टैक्स
इज अबॉलिश। अब इनका कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। कितना बहुत ही रेडिकल आइडियाज दे रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स को अबॉलिश करो पहले बात, उसके बाद जो जीएसटी टैक्स है उसको हटा दो, स्क्रैप कर दो, फिर इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर्स एंड अर्नर्स, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करो, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और करो, जिससे कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में आ सकें और इंप्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट हो सके, राइट, ये कहना है। फिर क्या है, रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट शुड बी मोबिलाइज। अब बोल रहे हैं कि जब आप यहाँ से इनकम टैक्स हटा दोगे परसेंटेज, तो रिसोर्सेज मतलब पैसा, मतलब टैक्स, मतलब सरकार के पास आएगा कहाँ से, तो उसको मोबिलाइज करिए, मतलब उसको लेकर आइए, कहाँ से लेकर आइए, थ्रू इनडायरेक्ट मतलब टैक्सेस से लेकर के आइए। एंड ऑल्सो बाय लिबरल प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, मतलब जो करेंसी नोट्स को आप जितना प्रिंट कर रहे हैं उसकी मात्रा और बढ़ाइए, ये इनके सजेशंस हैं, राइट। एंड विच इज सर्कुलेटेड बाय पेइंग वेजेस टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क, जो भी एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क में होते हैं उनको थ्रू नोट्स आप स्टार्ट करिए पे करना, राइट। द एनुअल इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स टर्म सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट शुड बी 9%। तो इन्होंने बताया कि जो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे आपने अपना कुछ भी पैसा बैंक में जमा किया फिक्स टर्म के लिए, जो भी आपने जमा किया सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, जो अभी लगभग मतलब कभी कहीं 5% 6% ऐसे, उन्होंने बताया कि वो कम से कम 9% होना चाहिए, ठीक है। एंड सो टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द मिडिल क्लास, तो इससे क्या होगा कि अगर 9% आप उनको जो है इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उनकी जो है जो आम आदमी है उसका क्या बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा मिडिल क्लास का, ठीक है ना, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो वो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, राइट, तो ज़्यादा उसमें लेबर की यूज़ होगी, और फिर लेबर की यूज़ होगी तो ज़्यादा मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे करके डिमांड सप्लाई करके काफ़ी इंक्रीज होगी, तो जीडीपी में ओवरऑल इंक्रीज आएगा, राइट। सो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज आप कुछ भी बोलिए, तो उसका, तो अगर ऐसी कोई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है जो कि लोन लेने के लिए बैंक के पास जाती है, तो उसको जो आप लोन देंगे उसके ऊपर आप 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट ना चार्ज करें, ठीक है, ये इनका कहना है। ऑफ द लोन्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द, तो इससे क्या होगा, जब उनको मतलब जब उनको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन, तो उससे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा, मतलब उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है ना, ऐसे सेक्टर्स की, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो तस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार भी निकलेगा, राइट। सो दिस राइटर इज प्रिपेयर टू हैव, सो ये मतलब दिस राइटर, दिस मैन, राइट, सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो इनका कहना है कि दिस राइटर इज प्रिपेयर टू हैव अ पब्लिक डिबेट, मतलब खुलेआम सरेआम हम पब्लिक डिबेट करने के लिए तैयार हैं विद एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी सरकारी अधिकारी लेकर के आओ, एंड प्रूव दैट द मोदीनॉमिक्स, मतलब ये मतलब एक टर्म है मोदीनॉमिक्स, मतलब कि जो है नरेंद्र मोदी और इकोनॉमिक्स, तो इसको मतलब जो है इसको मिक्स कर दिया गया, तो मोदी नॉमिक्स बोला कि नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो इकोनॉमी चल रही है आज के हिसाब से, तो ये प्रूव कर देंगे दैट द मोदी नॉमिक्स इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड जाइजेंटिक फ्लॉप, मतलब जो है गाइजेंटिक फ्लॉप मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर फ्लॉप हुई है मोदीनॉमिक्स, और ये अनस्ट्रक्चर्ड है पूरी तरीके से, राइट। नो मैक्रो इकोनॉमिक गोल दैट हैज बीन अनाउंस्ड हैज बीन रीच्ड टुडे, और जो भी इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक गोल बताए हैं, जैसे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनेंगे, राइट, तो उस तरीके के जो भी गोल्स हैं वो अभी तक कभी अचीव नहीं किए जा सके हैं आज तक की डेट में, राइट। सो अब ये क्या बता रहे हैं कि इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्जेंटली, तो इंडिया को एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की अर्जेंटली जरूरत है, तो क्या इन्होंने लिखा है, इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट, तो इसीलिए हेडिंग बनाई इन्होंने ऐसे। अब क्या बता रहे हैं कि इट नीड्स टू बी अ पॉलिसी दैट इज बेस्ड ऑन clear objectives, priorities, and have a strategy to achieve target, मतलब ये मतलब ऐसी, मतलब इस हिसाब से इकोनॉमी को प्लान किया जाना चाहिए जो कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो, मतलब पता हो कि हाँ हमें क्या करना है, मतलब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या 5 ट्रिलियन बनना है, अगर बनना है तो प्रायोरिटीज कैसे हैं कि कौन कौन सी चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, सर्विसेज सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम ये ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कितने टाइम लिमिट के अंदर, मतलब जो टारगेट्स है जो हमने सेट किया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो कितने टाइम पीरियड में हम उसको अचीव कर लेंगे, राइट। एंड स्पेल आउट, और मतलब बताइए, एंड इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब एक जो समझदारी भरा, इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपेरेंट मतलब जो ओपन हो, जो लोगों को समझ में आए, ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान, कि कहाँ से आप इतना पैसा लेकर के आएंगे या कहाँ से आप जो है मोबिलाइज करेंगे टू फाइनेंस दिस पॉलिसीज, मतलब इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से सरकार लाएगी, कैसे मतलब टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, ऐसे बताना चाहिए इनको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एज फार एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज कंसर्न वी हैव ओनली इनकोहेरेंट पब्लिक अनाउंसमेंट, तो बताएं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें जहां तक, तो वो बिल्कुल इनकोहेरेंट मतलब बिल्कुल असंगत मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, एंड अ हॉच पॉच विद नो अकाउंटेबिलिटी, मतलब बिना मतलब कोई जिम्मेदारी बिना लिए वो कोई भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, और वो इनकोहेरेंट होती है, मतलब वो बिल्कुल मतलब उसका मैच नहीं करता कि क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं होता, हॉच मतलब बहुत ही मिक्सअप टाइप का होता, समझ नहीं आता, राइट। द मार्केट सिस्टम इज नॉट अ फ्री फॉर ऑल एंड एन एड हॉक मेजर्स, तो बता रहे मार्केट सिस्टम वो फ्री फॉर मतलब इक्वल नहीं है सबके लिए, क्या है, इट हैज़
इट हैज़ अ स्ट्रक्चर विद रूल्स फॉर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब वो कैसे स्ट्रक्चर्स रूल्स हैं? मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म वर्क एज द प्रिंसिपल ड्राइवर। तो जो ये मार्केट सिस्टम बेसिकली कैपिटलिज्म की बात की जा रही, पूंजीवाद की बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? द प्रिंसिपल ड्राइवर, ये मेन ड्राइवर होता है, ठीक है ना। इसी की वजह से आर इंसेंटिव्स एंड कैपिटल whose use for innovation raises factory production and growth rate of the GDP। अगर कैपिटलिज्म सही से आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा, जिससे कि फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा कंपनी में, ठीक है। और उससे क्या होगा? ग्रोथ रेट भी आपका जीडीपी का इंक्रीज होगा, राइट। सो इवन अ टोटालिटेरियन स्टेट, सो मतलब टोटालिटेरियन मतलब फुल होता है, मतलब जैसे मान लिया तानाशाह, जैसे हिटलर था ना, तो हिटलर को बोलते, या मतलब जर्मनी को उस टाइम में बोलते थे टोटालिटेरियन स्टेट, राइट। तो जो इवन टोटालिटेरियन स्टेट सच एज चाइना, तो आज मतलब चाइना भी मतलब टोटालिटेरियन, ये लगता खाली डेमोक्रेटिक है बट है पूरी तरीके से टोटालिटेरियन। वो भी इस चीज़ को समझता है कि आपको मार्केट कैपिटलिज्म सिस्टम के हिसाब से ही चलाना चाहिए, राइट। फिर क्या है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डेंग शियाओपिंग, जो डेंग शियाओपिंग जो वहाँ के सुप्रीमो रह चुके हैं चाइना के, तो उन्होंने क्या किया? इट अलाउड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम टू डाई। तो जो सोशलिस्ट वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसको उन्होंने जो है खत्म होने दिया धीरे धीरे। एंड एन इकोनॉमिक मार्केट बेस्ड सिस्टम केम इन, और इकोनॉमिक मार्केट बेस्ड, तो जहाँ पे भी मार्केट बेस्ड सिस्टम लिखा हो तो आप समझिए कि किस बात की हो रही है? यूएस बेस्ड इकोनॉमी बात हो रही है, जो कि वहाँ पर कैपिटलिज्म पूरी तरीके से है प्रेजेंट, राइट। तो डीरेगुलेशंस, अब जैसे डीरेगुलेशन, तो डीरेगुलेशंस का मतलब सिंपल समझिए कि जैसे कोई भी जो है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे मान लीजिए एयर एशिया, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया अगर वो प्रॉफिट नहीं बना रही, राइट, तो उसको डीरेगुलेट करे, मतलब जो है सरकार अपना नियंत्रण उसके ऊपर बहुत कम कर देती है और प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें आने देती है कि आप मतलब जो है आप अपना स्टेक लीजिए इसमें, तो जिससे और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो वो, और उसके बाद उसकी जो है ग्रोथ रेट आगे अच्छे से वो हो पाए, राइट। तो डीरेगुलेशन, तो यहाँ पे इसकी बात की कि जो ये वर्ड यहाँ पे है डीरेगुलेशन should also not mean that we reject government intervention। तो मतलब ये क्या है कि भाई अगर हम डीरेगुलेशन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का इंटरवेंशन, मतलब सरकार की जो दखलंदाजी है उसको हम रिजेक्ट कर दें, नहीं, सरकार दखलंदाजी करे, लेकिन मतलब जैसे मान लीजिए अभी सरकार का स्टेक हो जाए 49%, और जो मतलब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दे उसमें 51% है ना, स्टिल गवर्नमेंट का जो मतलब इंटरवेंशन है वो रहना चाहिए अगर वो डीरेगुलेशन करते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का या पीएसयूज का, ऑलराइट। तो फॉर सेफ्टी नेट, क्योंकि जिसकी वजह से सेफ्टी बनी रहेगी अगर सरकार दखलंदाजी करेगी, और अफर्मेटिव एक्शन भी लेना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या है? रिजर्वेशंस वगैरह के मतलब मेजर्स को लेना चाहिए, और मार्केट फेलियर को भी रोक सकता है, एंड क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना, और सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी सरकार बना सकती है, राइट। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी empowered टू गार्ड अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम द रैपिड डीरेगुलेशन, ठीक है, एज इट हैपेंड इन रशिया इट पोस्ट 1991। तो जब ये स्टार्ट हुआ, डीरेगुलेशन जब स्टार्ट हुआ तो रशिया में, ठीक है, 1991 के बाद जब स्टार्ट हुआ तो रशिया एक्सपीरियंस केओस, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अस्पष्टता आ गई और मिजरी, मतलब गरीबी वगैरह बहुत आ गई इस तरीके से जब भी डीरेगुलेशन करना स्टार्ट किया। सो दिस डिक्टेटरशिप हैज़ रिटर्न फॉर द रशियंस, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ पर एक तरीके से तानाशाही की वापसी हो गई रशिया में, विद इट अ कंप्लीट लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो जैसे ही कहीं पर भी टोटलिटेरियन या आपकी डिक्टेटरशिप आएगी तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ह्यूमन राइट्स भी खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। द ट्रेड ऑफ, तो ये होगा, इसका मतलब हो गया ट्रेड ऑफ का मतलब हो गया एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, ठीक है। द ट्रेड ऑफ बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड डीरेगुलेशन, जो भी पब्लिक सेक्टर है और जो डीरेगुलेशन उसका हो रहा है, एंड द सेल ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट, जैसे हमने एयर एशिया को बेच, जैसे हमने एयर इंडिया को बेच दिया, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है ना, जो आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं रिजर्वेशन के थ्रू, एंड इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या हैं कि जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, ठीक है ना, फिर क्या होगी? मातृत्व वंदना योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, रोजगार हो गई, ठीक है ना, रोजगार योजना हो गई, स्वास्थ्य बीमा, ये सारी क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है हमारी, ठीक है ना। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए ईजी एक्सेस होना चाहिए सबके पास, ठीक है। एंड अ सेफ्टी नेट आर असेंशियल टू क्रिएट अ स्टेक फॉर द पुअर इन द सिस्टम, और एक सेफ्टी नेट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाएंगे तो वो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, जो कि ज़रूरी है कि जो जो मतलब गरीब लोग हैं उनको भी सिस्टम में सही एडवांटेज मिले जितना उनको मिलना चाहिए, राइट। दिस क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द कॉम्पिटिटिव सिस्टम, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्टीशिप, है ना। तो जैसे ट्रस्टीशिप है तो मतलब क्या है? फिलंथ्रॉफी, मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब दान वगैरह करना, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ड्स हैं, और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू लेजिटिमाइट प्रॉफिट मेकिंग स्मूथली, ठीक है। लेजिटिमाइट मतलब जो है लीगल तरीके से प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, विच ड्राइव्स द मार्केट सिस्टम, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है। मार्केट सिस्टम बोलो या आप कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। सच स्टेप्स रिड्यूस मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड हार्मोनियस सोसाइटी। अगर ऐसे स्टेप्स लेंगे आप
तो वो एकाधिकार को खत्म करेगा, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को खत्म करेगा, और वो किस चीज़ में मदद करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक और एक हार्मोनी जिसमें समरसता, मतलब जिसमें सभी की भागीदारी हो, ऐसे समाज का वो निर्माण करेगा, राइट। तो आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है, राइट। और ये इसका क्वेश्चन है, यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट ऑन टू द व्हाट्सएप नंबर दैट इज गिवन ऑन टू दिस पर्टिकुलर नंबर. Okay, so see you in the next video.